प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया होगा, उसको जरूर भरना। बेसिक उसको भरवाने का उद्देश्य यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स के जो डेटा है वो मेरे पास होना चाहिए, ताकि कभी मुझे अगर आपसे कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े तो मैं आपको बिना किसी झिझक के फोन कर सकूं। और आई थिंक आप लोग मुझे इस तरह की एक परमिशन जरूर देंगे कि सर यू कैन कॉल अस। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके। ठीक, सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और हमने ग्रुप थ्योरी के जिस टॉपिक के ऊपर बात करी थी, सिंपल सा टॉपिक था बच्चों कि कैसे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी जो सेट है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था और आज हम लोग बात करेंगे इससे थोड़ा सा आगे जाके। ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को ग्रुप के बारे में बताऊं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन करता हूं। व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन? जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि कोई नंबर है हमारे पास में, सपोज दैट ए नंबर। इस ए नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वापस मुझे ए मिल जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो इट्स वेरी इजी सर। आप कहोगे कि सर जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में आप अगर ऐड कर देते हैं तो आपको वही नंबर मिलता है। इट मींस दैट कि ये जो जीरो नंबर है ये इस प्लस ऑपरेशन, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, राइट? तो इस प्लस ऑपरेशन के लिए कुछ खास प्रॉपर्टीज रखता है, राइट? अब अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तो आपने ए में जीरो को जोड़ा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि चाहे ये अभी राइट साइड में था, अगर लेफ्ट में भी रहेगा तो भी ए के साथ में ये ऐड होके ए ही देगा। तो ये जो जीरो एलिमेंट है ना बच्चों, जीरो नंबर जो है बेसिकली ये इस प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट? इट्स अ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको तत्समक अवयव। ठीक, तो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले घबराना मत। हिंदी देखकर इंग्लिश मीडियम वाले घबरा जाए या इंग्लिश मीडियम देखकर हिंदी वाले घबरा जाए, बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैं पहले भी कई बार बोला हूं, लैंग्वेज सीखना है, राइट? और मेन फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए, राइट? चलिए, सो प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जीरो जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आई रिपीट, आइडेंटिटी एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है तब जब आप किसी बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे होते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ऑपरेशन कौन सा है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन बदलने से बदल जाता है। क्लियर? तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यस, आंसर मी, बाइनरी ऑपरेशन के लिए, राइट? सो अब जीरो जो है वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसे आप किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करें, उस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, तो आपको वही एलिमेंट मिल जाए। तो प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जीरो वो एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात के ऊपर आ जाता हूं मैं। अब मुझे ये बताइए कि मान लीजिए आपके पास में है 3, तो मैं 3 में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि वापस मुझे 3 मिल जाए? तो आप कहेंगे सर इट्स वेरी इजी, इट्स अ 1 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वही नंबर वापस मिल जाता है। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई के लिए 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। आई रिपीट, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। यानी कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करेंगे तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है थोड़ी सी कुछ और चीजों के ऊपर। लुक एट दैट, ये आपके पास में आपने ये तो पता लगा लिया कि भाई प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0 होता है। अब यहां पर आइए फिर से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए में हम किसको ऐड कर दें कि 0 आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो आप कहेंगे सर कि ए में आप -a को ऐड कर दीजिए। आई रिपीट, सिंपल। इट मींस दैट
कि a में माइनस a को ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है किसका, प्लस ऑपरेशन का। तो प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इस प्लस a एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है माइनस a। आई रिपीट, इनवर्स एलिमेंट है माइनस a। यानी कि किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आपको इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है जिसे उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ये जो एलिमेंट होता है दिस वन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ दिस वन। और सिमिलरली इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये हो जाता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ ऑपरेट होकर क्या देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं। तो ये इनवर्स एलिमेंट का कांसेप्ट है बच्चों कि इनवर्स एलिमेंट भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होता है। और कैसा एलिमेंट होता है, दोनों आपस में ऑपरेट होके उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो देना चाहिए या वो मिलना चाहिए। सिमिलरली अब यहां पर आ जाओ, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें 1 मिल जाए, तो आप कहोगे कि सर इट्स वेरी इजी, आप 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन में 3 का इनवर्स है 1/3। ओके, बिकॉज 3 और 1/3 मिलके आपको 1 दे रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल से समझाने का उद्देश्य ये था कि आपकी जो थिंकिंग है वो इस ओर आए, आप डिस्टिंग्विश करना, अंतर करना समझ सकें कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने आपसे कई बार होता है क्लास में या बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनसे कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा बताओ इस सेट का। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन से आप डिसाइड करेंगे कि विच वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी भी सेट के ऊपर अलजेब्रा या ग्रुप थ्योरी यूज कर रहे हो और वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट या आपके दिमाग में आए या आपके क्वेश्चन में आए, तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन। बी केयरफुल बच्चों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर व्हिच वन इज द बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है। तब आप जवाब देंगे कि 0 है, 1 है, या अगर कोई और बाइनरी ऑपरेशन है जैसे यूनियन हो गया या इंटरसेक्शन हो गया, तो आप उसके अनुसार दिमाग लगाएंगे। लेकिन कंसेप्ट यही होना है आइडेंटिटी एलिमेंट का, राइट, कंसेप्ट यही होना है। इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी किससे जुड़ा हुआ है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट तो इवन आइडेंटिटी एलिमेंट और बाइनरी ऑपरेशन दोनों से जुड़ा हुआ है, क्लियर। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है केवल, ये बात का ध्यान रखें। तो जब इनवर्स की बात होगी तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और बाइनरी ऑपरेशन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात होगी तो आप लोगों को केवल बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये केवल एक पृष्ठभूमि बनाने का उद्देश्य था, बिकॉज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन किसकी, ग्रुप की। सो नाउ मूव टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं समूह, ठीक है। तो भाई मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूं, बाकी सारी चीजें किताब में आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, और फिर अपनी बुक जरूर पढ़नी है। बिकॉज कभी ये मत सोचा करो कि वीडियो लेक्चर में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको किताब पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज किताब में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो नोट्स की डिमांड करते हैं या नोट्स मांगते हैं, सर ये दे दीजिए वो दे दीजिए, नोट्स ढूंढते रहते हैं इधर उधर। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, हमेशा कंसेप्ट को समझो, राइट। और फिर उसके बाद आपकी हैबिट इतनी हो जाना चाहिए कि आप किताब पढ़ के समझ सको, क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य तो यही है ना। आप कहाँ तक नोट्स ढूंढते रहोगे, नोट्स हमेशा काम नहीं आ सकते हैं। आपको फिर
किताब के अंदर ही जाना पड़ेगा, समुद्र में ही जाना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें मिलेगी। बना बनाया अगर ढूंढने की कोशिश करोगे या मिल जाए, उससे काम बन जाए, तो फिर लिमिटेड ही मिलेगा ना ज्ञान भी, आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और अगर एक्सप्लोर करना है, नया कुछ सीखना है, तो आपको खुद से ही पता लगाना पड़ेगा, राइट? सो अंडरस्टैंड द ग्रुप, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप कि क्या है ग्रुप। तो मान लीजिए बच्चों कि आपके पास में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है G और उसके साथ में बाइनरी ऑपरेशन है O, है ना? अभी मैं केवल थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे रहा हूं। तो अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये आपके दिमाग में है, क्लियर है? तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप बन जाता है यदि उसमें ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कौन सी चार कंडीशन? सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप तब कहेंगे जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ये चार एक्सियम्स, प्रॉपर्टीज संतुष्ट होती हैं। तो पहली एक्सियम क्या है बच्चों? इट्स अ क्लोजर एक्सियम, ठीक है ना? एंड व्हाट इज क्लोजर एक्सियम? क्लोजर एक्सियम हिंदी में इसको कहते हैं संवर्त अभिग्रहित, है ना? बहुत भारी सा नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इट्स अ संवर्त अभिग्रहित, पूरा लिख देता हूं, राइट? यस। नाउ इसका मीनिंग क्या होता है ये समझना बच्चों। संवर्त अभिग्रहित या क्लोजर एक्सियम का मीनिंग होता है कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस एक सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट्स, तो आप दो कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए G के और उनको आपस में ऑपरेट करिए, A और B ऑपरेट करिए, तो ये जो नया एलिमेंट बनेगा ना, ये नया एलिमेंट भी किसके अंदर होना चाहिए? G के अंदर होना चाहिए। अब ये एक नया सिंबल हमारे लिए आ गया है, ये दो नए सिंबल आ गए हैं, इसके फॉर ऑल, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर ऑल, और हिंदी में बोलते हैं जब हम किसी चीज के मतलब सभी चीजों को किसी चीज में दिखाना चाहते हैं या सभी चीजों का उल्लेख करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और देयर एग्जिस्ट मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, राइट? बिलोंग्स टू। तो जब हम लेफ्ट में लिखी हुई चीज को बताना चाहते हैं कि ये राइट वाली चीज के अंदर है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G, इसका मीनिंग हो गया कि जे ए बी G के अंदर है, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G मींस कि सभी ए बी, सभी ए बी का मतलब यह है कि G में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए बात हो रही है। अब ये तो अपन लोग सांकेतिक रूप से A और B यानी कि सिंबॉलिकली A और B यूज कर रहे हैं ना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं A G के अंदर वो सभी एलिमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन सांकेतिक रूप से हम केवल A और B ले रहे हैं सिंबॉलिकली। एंड these A B belongs to G implies that A O B belongs to G, यानी कि जो A और B हैं वो भी किसके अंदर होना चाहिए? G के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको आपस में ऑपरेट करोगे A और B को, तो आपको G का ही कोई नया एलिमेंट मिलेगा, तो वो भी किसके अंदर होना चाहिए बच्चों? G के अंदर होना चाहिए। मैं कुछ गलत बोल गया, इसको काट देना। इट मींस दैट आप जब A और B को ऑपरेट करो तो कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेगा। अब वो G के अंदर भी हो सकता है, G के बाहर भी हो सकता है, लेकिन G में क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई तभी मानी जाएगी जब वो नया एलिमेंट भी G के अंदर हो। ये चीज समझना बच्चों कि क्लोजर एक्सियम होता क्या है। क्लोजर एक्सियम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक और नई प्रॉपर्टी ऐड करने की बात होती है। हालांकि ये जो एक्सियम है ये बेसिकली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की ही एक तरह से एक प्रॉपर्टी में आता है, मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ये चीज थी पहले से, लेकिन अब उसको नए नाम से हम लोग जान रहे हैं, एंड दैट इज क्लोजर एक्सियम। हालांकि जब आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था तो O को G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हम तब कहते थे जब उसमें ये वाली शर्त पूरी हो जाए। तो अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो सामान्यतः उसमें ये वाला एक्सियम पूरा होगा ही, लेकिन अब आप उसको एक नए नाम से जानेंगे, दैट इज क्लोजर एक्सियम, राइट? तो क्लोजर एक्सियम क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट आप G के ले लें तो A और B उनको आपस में ऑपरेट करने के बाद जो नया एलिमेंट है वो भी G में होगा, तो हम कहेंगे कि G में क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होता है बच्चों, ठीक है? Now number two, it's a associative axiom. Associative axiom
Now what is associative axiom बच्चों? Associative axiom, it's very easy. It means that आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, कहां से? G से, तो अब आप उनको एसोसिएट करो आपस में। कैसा? A को B के साथ में आप ऑपरेट करो, जो इसका परिणाम आए, रिजल्ट आए, उसको C के साथ ऑपरेट करो, तो ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। B को C के साथ ऑपरेट करो और जो रिजल्ट आए उसको A के साथ ऑपरेट करो। तो ये जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि G में जो बाइनरी ऑपरेशन है O वो एसोसिएटिव है और G में एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। आई रिपीट, 3 एलिमेंट्स ले लीजिए कोई भी G के, और अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इस लेफ्ट की वैल्यू निकालिए पहले, फिर राइट की वैल्यू निकालिए, ठीक? तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सारे के सारे जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर सेट पर इस शर्त को पूरा कर दें। इस चीज को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं आपको बच्चों। जैसे आपको पता है कि जो माइनस है वो i पर, यानी सेट ऑफ इंटीजर पर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब मैं आपसे कहूं कि आप 3 इंटीजर लीजिए। सपोज दैट यू विल टेक 3 इंटीजर्स 2, 3 and 4, ठीक है? 2 3 4। अब माइनस बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो माइनस बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर बात करें और इसको ऐसे जमा दीजिए, 2 minus 3 minus 4 is equals to 2 minus 3 और -4, ठीक है? ऐसे जमाइए तो आपको क्या मिलेगा? लुक एट दैट, 2 minus 3, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 minus 4 -1 is equals to, यहां पे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 minus 3 -1 और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 4। अब ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? ये ऐड हो जाएंगे, तो इनको की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट 3 और इधर पे क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। सो लुक एट दैट, ये जो माइनस ऑपरेशन है, जो माइनस ऑपरेशन है, ये i पर बाइनरी ऑपरेशन जरूर है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। मतलब जब आप इस O की जगह पर माइनस बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं i पर, तो वो एसोसिएटिव कंडीशन पूरी नहीं करता है, क्योंकि कोई भी 3 एलिमेंट अगर आप लो और फिर उस एसोसिएटिव O की जगह पर माइनस कर दिया है तुम लोगों ने, हाँ, उस O की जगह पर माइनस कर दो और कोई भी 3 नंबर ले लो सेट के, ओके? अगर वो लेफ्ट और राइट साइड से ऑपरेट होने के बाद बराबर आ जाएं, तो आप कहोगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कंडीशन को पूरा करता है उस सेट में, और अगर नहीं आता है इट मींस दैट नहीं करता है। मतलब माइनस ऑपरेशन i पर एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव कंडीशन या एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये इसका जीता जागता एग्जांपल है, ओके? तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन उस सेट के ऊपर एसोसिएटिव है कि नहीं है? तो इस तरह से पता लगाएंगे। एक एग्जांपल दिया। तीसरी शर्त क्या होती है? तीसरी शर्त होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने इसको ब्रॉड करके लिख दिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना? ब्रॉड करके मीनिंग ये है, वैसे तो इसको बुक में जब तुम लोग देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी एक्सियम, आइडेंटिटी एक्सियम, है ना? एक आइडेंटिटी एक्सियम बोलते हैं। तो आइडेंटिटी एक्सियम means that के existence of identity element in G with respect to O, मतलब G में O ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक E एलिमेंट G में ऐसा जरूर होना चाहिए कि वो AOE बराबर A आपको दे दे। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी ना, K प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए किसी नंबर में हम क्या ऐड करते हैं कि वही नंबर आ जाए, तो आपने कहा था 0 और मल्टीप्लाई के केस में 1 कहा था। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि सेट और बाइनरी ऑपरेशन, तो सेट और बाइनरी
उसी सेट G के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए कि आप उस G के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट जब उसे करते हैं तो आपको वापस A एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भाई जैसे कि कहते हैं I की I ले लीजिए इंस्टेड ऑफ इंटीजर और प्लस बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे तो आप देखते हैं कि I के अंदर 0 होता है। इसका मतलब यह है कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट की शर्त है वो वैसे 0 पूरी करता है और 0 I के अंदर है। तो कहने का मतलब यह है कि आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई तब मानी जाएगी जब G के अंदर हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में G के अंदर बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये कांसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर G में आइडेंटिटी एलिमेंट का एक्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। नाउ फोर्थ, existence of inverse element। ठीक, इनवर्स एलिमेंट या इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स एक्सियम। अब ये इनवर्स एक्सियम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? तो इनवर्स एक्सियम का मीनिंग ये होता है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लो G का, तो G के अंदर ही एक एलिमेंट एक इनवर्स ऐसा जरूर होना चाहिए कि जब आप उसे G के साथ में ऑपरेट करें तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो हम कहेंगे कि A इनवर्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ A या फिर A एक इनवर्स का इनवर्स है, राइट? तो ये वाली शर्त भी पूरी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हर एलिमेंट जो G के अंदर है उसी G के अंदर फिर एक इनवर्स एलिमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि जब उन दोनों को आपस में जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपको E मिल जाए। ठीक, और ध्यान देना ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन बच्चों, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझ में तब आएगी जब आप इसके एग्जांपल्स समझ जाओगे, राइट? तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको वैसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बिकॉज इसको समझा अगर इसी लेक्चर में लिया तो ये 1 घंटे का हो जाएगा और फिर तुम लोग कहते हो कि सर बहुत लंबे लंबे लेक्चर होते हैं, समझ में नहीं आते। जबकि आपकी कैपेसिटी होना चाहिए 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ने की, चीजों को अंडरस्टैंड करने की, समझने की। अरे तभी तो यार रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप हो पाएगा। रिसर्चर्स कई घंटे तक लगातार एक ही टॉपिक पर काम करते रहते हैं, इतना फोकस होना चाहिए आप लोगों का। एंड यू यार, तुम लोगों के ऊपर देश, मतलब तुम लोगों के कंधे पर पूरा देश है यार, तो इतना तो बनता है, लेकिन फिर भी अभी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। So, ये 4 प्रॉपर्टीज अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है, then we set it group, हम उसको ग्रुप कहेंगे, ठीक है? और यदि इसमें एक और चीज जुड़ जाए, it's what? It's a commutative axiom। commutative axiom। तो commutative axiom हिंदी में इसको कहते हैं क्रम विनिमय अभिग्रह, है ना? इसका नाम तो मैं हिंदी में बताने भूल गया। इसको कहते हैं साचार अभिग्रह, इसको कहते हैं दशमक अभिग्रह, इसको कहते हैं प्रतिलोम अभिग्रह, इसको कहते हैं क्रम विनिमय अभिग्रह। तो कम्यूटेटिव एक्सियम मींस कि आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए G के और आपको AOB बराबर BOA अगर हो, मतलब A को B के साथ ऑपरेट करें या B को A के साथ में, तो आपको इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये 5वीं शर्त भी अगर उसमें जुड़ जाती है तो हम उसको कहते हैं अबेलियन ग्रुप। क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक? तो ये अबेलियन ग्रुप और ग्रुप में एक एडिशनल एक्सियम ऐड कर दो तो वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। अभी फिलहाल इतना ही अपने दिमाग में रखिए, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा फिर से सुन लेना, समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर आप इस टॉपिक के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा और उन क्वेश्चंस में फिर एक एक चीज वेरीफाई करना, क्या मीनिंग होता है क्लोजर का, क्या एसोसिएटिव का, क्या कहते हैं और एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या मतलब होता है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव का मतलब क्या
और ये जो पेपर है ना बच्चों अलजेब्रा का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें है ना समझकर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि जब आप प्रैक्टिस करो तो नोट्स बनाना, और उन नोट्स में लिखने की प्रैक्टिस बहुत करना समझ समझ के, क्योंकि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा ना कि ये सेट है और उसको ग्रुप प्रूफ करो, तो पता होगा तुम्हें कि हाँ ये ग्रुप में होता है, लेकिन उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि समझो टॉपिक को और फिर अपनी किताब में उसको पढ़कर भी देखो। फायदा उससे ये होता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको जो लैंग्वेज है कैसे लिखनी है वो शब्द आपके दिमाग में आते हैं, और तभी आप लिख पाते हो बच्चों। ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में तो लिखना पड़ता है, और कोई भी विचार या कोई भी कंसेप्ट या कोई भी चीज जब आप समझ जाते हो तो लिखने की कला आपको आनी चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप कॉपी पर नहीं लिख सकते हो तो वो एग्जाम में काम नहीं आएगा। ये बात अलग है कि आप सारी की सारी चीजें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के फॉर्म में होने लगी, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्टिव भी करने के लिए आपको उस चीज को लिख लिख के देखना पड़ेगा, तब दिमाग में आपके ब्रॉडर वे में वो चीज आ पाएगी। ठीक भाई, हम कोई स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार कोई चीज पढ़ ली या समझ ली तो जिंदगी भर तक दिमाग में रहेगी और आप उसको लिख भी सकते हो। वी आर नॉर्मल पीपल। सो समझना है, प्रैक्टिस करनी है, किताब भी पढ़नी है, कॉपी में भी खूब लिखना है, तो हम सब्जेक्ट को समझ पाएंगे अच्छे से और अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। और समझ जाओगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर मार्क्स के लिए प्रैक्टिस थोड़ा जरूरी है। सो हमारे साथ बने रहिए बच्चों। अभी तक अगर गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो भर देना, ठीक है, एग्जाम के वीडियो लेक्चर के बाद में ही। और मेरे साथ में फेसबुक पेज पे भी आप जुड़ सकते हैं बच्चों, बिकॉज जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है उसमें 5000 से ज्यादा बच्चों को मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, तो प्लीज ज्वाइन मी एट माय फेसबुक पेज। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।